दोस्तों, आज बिजली या करंट की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है ये शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज हमें हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप चार्ज करने से लेकर लाइट, पंखा, मोटर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना हो, इलेक्ट्रिसिटी आज रोटी, कपड़ा, मकान जितनी जरूरी हो चुकी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार आखिर हुआ कैसे? क्या लोग इसे पुराने जमाने में भगवान मानते थे या कोई जादू? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिजली का आविष्कार या खोज किसने किया और कब किया, और दुनिया को पहली बार इलेक्ट्रिसिटी नाम का तोहफा कब मिला। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। कुछ इन्वेंशंस होते ही ऐसे हैं जो दुनिया को बदल कर रख देते हैं, और बिजली की खोज भी इन्हीं में से एक है। और हाँ, एक बात और, बिजली की खोज हुई थी, आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि बिजली पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। जैसे आग की खोज की गई, बिल्कुल उसी तरह। जैसा कि हम सब ने विज्ञान में पढ़ा है, ऊर्जा यानी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, जबकि इसकी खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार किया और इसे बनाने के नए नए तरीकों को इन्वेंट किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान साइंटिस्ट थेल्स ने पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन उस थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कुछ लोगों ने तो इसे काला जादू तक कह दिया। बाद में थेल्स ने इस पर काफी रिसर्च की और उनको ये समझ आ गया कि जादू नहीं, साइंस है, क्योंकि अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसीलिए थेल्स ने अपनी कुछ रिसर्च करने के बाद अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। जिसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप है। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बरसात के दौरान एक पतंग पर गीली रस्सी बांधी और उस धागे में एक चाबी लटका दी और पतंग को तेज आंधी तूफान में उड़ाने लगे। जिसके बाद पतंग जैसे ही ऊपर उड़ी, पतंग के जरिए बिजली का झटका भीगी हुई रस्सी से होते हुए चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को भी बिजली का झटका महसूस हुआ, जहां से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी लगभग एक ही तरह की है। अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार उन्होंने खोज कर ली। साल 1800 में इटालियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की थी, और वो ये थी कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है। और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। वोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर्स को इस्तेमाल करके बनाया, और इसी साइंटिस्ट के नाम से वोल्ट यूनिट को रखा गया। डीसी के आविष्कार के बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि अगर तांबे की कॉइल या कुंडली में एक चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार अपने अपने देशों में किया। आज भी बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन को ही माना जाता है, जबकि स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था। लेकिन अभी भी डीसी करंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, और चूंकि वोल्टा की ये बैटरीज डीसी करंट जनरेट करती थी, यानी डायरेक्ट करंट, जिसमें खतरा बहुत ज्यादा था। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसी वजह से जहां भी बिजली पहुंचानी होती थी, उसके हर 3 किलोमीटर के एरिया में प्रोडक्शन हाउस बनवाना पड़ता था। चूंकि एडिसन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला, और टेस्ला को डीसी करंट की सारी कमियों के बारे में पता था, और वो एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। वो चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और जिससे काफी दूर तक करंट सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया तो एडिसन ने एसी करंट को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे डीसी करंट जनरेटर पर करें। जिसके बाद टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर और एसी मोटर पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1887 में फाइनली निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर डाला
और ये एक ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर तक बिना किसी परेशानी और डर के ले जाया जा सकता था। इस तरह से बिजली की खोज और इसे बनाने के तरीकों में कई सारे वैज्ञानिक और भौतिकवादियों का योगदान रहा है, और उन्हीं की बदौलत आज हमें इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल करने को मिल रहा है और हमारी जिंदगी इतनी बेहतर और आसान हो गई है। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? अब अगर बात की जाए भारत में बिजली सबसे पहले कहाँ आई या भारत में बिजली का आविष्कार किसने किया, आइए जानते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली 1879 में कोलकाता शहर में आई थी और भारत में सबसे पहली बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी सन 1899 में कोलकाता में ही लगाई गई थी। उसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। उसके पश्चात धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा। इस तरह से भारत में बिजली का आगमन हुआ। अब हमने ये तो देख लिया कि बिजली की खोज कैसे हुई, आइए जानते हैं आज हम बिजली कैसे पैदा करते हैं, यानी बिजली का उत्पादन कैसे होता है। दो तरह से बिजली का उत्पादन किया जाता है, पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेस। आइए जानते हैं कि ये क्या होते हैं। प्राइमरी सोर्सेस ऐसे सोर्सेस जिन्हें नेचर से हासिल किया जाता है उन्हें प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं, जैसे सूर्य की गर्मी, हवा और ज्वार भाटा यानी समुद्र की लहरें। ये ऊर्जा के प्राइमरी साधन हैं, लेकिन इन साधनों से लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, इसीलिए इन सोर्सेस का इस्तेमाल सीमित रूप से किया जाता है, जबकि भारत में इन्हें बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च हो रहे हैं। सेकेंडरी सोर्सेस पानी, कोयला, तेल और गैस ऊर्जा के सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। इन सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करके ही लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। भारत में इन साधनों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को अलग अलग टाइप की कैटेगरीज में बांटा गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि बिजली किन किन रिसोर्सेज की मदद से बनाई जाती है। अब आइए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट्स की होती है, इसलिए जब कहीं पर ये बिजली गिरती है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है और जान माल दोनों की हानि होती है। जबकि हमारे घरों में आने वाली बिजली केवल 220 वोल्ट की होती है। भारत में हर साल बिजली गिरने से लगभग 2500 से 3000 लोगों की मौत हो जाती है। एक सर्वे के हिसाब से बिजली गिरने से मरने वालों में 80% पुरुष जबकि सिर्फ 20% महिलाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का ही एक रूप है, इसीलिए इसे आविष्कार नहीं एक खोज माना जाता है। बिजली की शुरुआत 18वीं या 19वीं सदी में नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक कई साल पुराना है। 1930 में हुई आर्कियोलॉजिकल खोज में जो चीजें निकल कर आई हैं, उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। उस खोज के अंदर रोमन जमाने की प्राचीन बैटरीज निकल कर आई, बगदाद में भी इसी तरह की बैटरीज निकल आई। इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत पहले से ही बिजली का कॉन्सेप्ट था। तो दोस्तों ये थी इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों कितना बुरा लगता है ना जब स्विच दबाओ और घर का पंखा या एसी ऑन नहीं हो, तो कारण कि बिजली नहीं है, भले ही वो महज 2-4 मिनट के लिए क्यों ना हो। इतना तो बुरा लग ही जाता है कि आप 2-4 गालियां तो आराम से बिजली कंपनी वालों को दे ही देते हैं, और अगर ज्यादा देर तक नहीं आती तो फोन मिलाते हैं। फिर आपको जो जवाब मिलता है वो शायद ये होता है, पूरे शहर की गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन दोस्तों ये जो एक स्विच जितनी दूरी पर हमें इतनी सुविधा पहुंचाने वाली बिजली मिलती है, वो इतनी आसानी से नहीं बनती। उसके बनने में अपनी जो कठिनाइयां हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे कि कोयले से बिजली कैसे बनती है, जो आखिर में हमारे घरों के इंडिकेटर की रेड लाइट में आराम करती हुई नजर आती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी वो भी बिजली के विषय में बहुत ही खतरनाक हो सकती है। दोस्तों बिजली बनाने के लिए जिस चीज का आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला, और भारत में कोयले से बनने वाली बिजली पर लोगों की निर्भरता काफी ज्यादा है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों हमें कोल क्राइसिस के बारे में काफी कुछ देखने और सुनने को मिला। वैसे उस बिजली के बनने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है पावर प्लांट्स, जिसके लिए एक फैलाव भरी जगह की जरूरत होती है जहां पानी की आपूर्ति के लिए एक रिजर्वायर भी बनाया जा सके। ये प्लांट्स आमतौर पर 1-2 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए रहते हैं, लेकिन इनके एरिया का भी एक आधा हिस्सा कोयला ही ले लेता है। आखिर कोयले की ये दादागिरी क्यों है, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं।
असल में होता कुछ यूं है दोस्तों कि जिस भी प्लांट में कोयले से बिजली बनती है वहां करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो कि करीब 40 दिन की बिजली उत्पादन के लिए जरूरी होता है। अब जब 1.5 मिलियन टन कोयले को रखना है तो जगह तो चाहिए ही। लेकिन बात यह भी है कि उन कोयलों को यूं ही कहीं नहीं रख देते हैं, आखिर कोयलों के भी अपने नखरे होते हैं। इसीलिए इन्हें एक अलग से कोल यार्ड में बड़े प्रेम के साथ व्यवस्थित करके रखते हैं। सबसे पहले ये कोयले रेलगाड़ियों में भरकर प्लांट तक आते हैं। उसके बाद रेलगाड़ियों के डिब्बों को आपस में अलग कर देते हैं। फिर एक एक करके सारे डिब्बों को एक निर्धारित जगह पर लाकर उसे एक मशीन के द्वारा पूरा ही पलट देते हैं, जिससे कि उस डिब्बे का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे चला जाता है। फिर नीचे से इन्हें लगातार हटाते जाते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन कोयलों को आगे की तरफ भेज देते हैं, जहां इन्हें एक जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। लेकिन अभी यहीं इन कोयलों के नखरे खत्म नहीं होते हैं। इन्हें जब प्यास लगती है तो ये अपने ऊपर धूल इकट्ठा कर लेते हैं। इस वजह से जब हवा बहती है तो सारे कोयले के पार्टिकल्स धूल बनकर उड़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए इन्हें समय समय पर पानी से भिगोया जाता है। इसके बाद उन्हें वापस एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाउल मशीन में भेजते हैं, जहां इन पत्थर हो चुकी इनकी छोटी छोटी देह को क्रश करके पाउडर में बदल दिया जाता है और बनकर तैयार होता है ब्लैक पाउडर, वही जिसे चारकोल वगैरह कहकर फेस वॉश वाली कंपनियां अपना विज्ञापन चलाती हैं। खैर, इन्हें इसलिए इस पाउडर में बदलते हैं क्योंकि ऐसा करने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और साथ ही कोयले के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग किया जा सके। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को बड़े इत्मीनान के साथ बॉयलर में भेजते हैं, जहां ये बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के बाद जो कोयले की भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहते हैं, और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशेस कहते हैं, जो कि चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। और इस तरह पिक्चर में मुख्य किरदार की मौत हो जाती है, यानी यहां से अब कोयले का रोल खत्म। अब जो आग लगी रहती है वो सीधा उन ट्यूब्स को बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पहुंचाती है जिनमें पानी भरा गया रहता है। ये सारी ट्यूब हीट लेकर पानी को भाप में बदल देती हैं। अब जब ये भाप सुपर हीट हो जाती है तो इसे उन्हीं पाइप की मदद से आगे भेजा जाता है। उन पाइप्स पर ऐसा इंसुलेशन पहले से लगाकर रखते हैं कि वेपर का टेम्परेचर पाइप में ट्रैवल करने के कारण घट ना जाए। अब कहानी में एंट्री होती है कोयले के प्यार की, जिसकी वजह से वो खुद जल गया था। हम बात कर रहे हैं टरबाइन की, जिसे लोग पावर प्लांट्स का हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यही वो एलिमेंट होता है जो आगे हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेकर खुद को रोटेट करवाता है। ये रोटेशन इसीलिए हो पाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हाई प्रेशर वेपर जैसे ही पाइप से निकलती है तो बहुत तेजी से टरबाइन को हिट करती है। क्योंकि टरबाइन पर हिट करने के बाद भाप ठंडी होने लगती है, इसीलिए जो टरबाइन का पहला पार्ट सबसे पहले भाप के संपर्क में आता है उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं, और जो सबसे आखिरी में इसके संपर्क में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। अब प्रेशर डिफरेंस के कारण वो टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देती है। टरबाइन के घूमने के कारण एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे फिर हम एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर करते हैं। बड़े से जनरेटर में होता कुछ यूं है कि मैकेनिकल पावर के कारण उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, जिसे कहीं स्टोर नहीं करते बल्कि उसकी जगह उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशनों पर ट्रांसफर कर देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि बिजली को हाई वोल्टेज पर सेट करके भेजते हैं ताकि ट्रैवल के दौरान उसमें पावर का लॉस ना हो। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज्यादातर 220 या 240 वोल्ट की बिजली आपके घरों तक पहुंचाते हैं, जबकि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को जो बिजली जाती है वो उन्हीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जाती है जो 1.2 केवी की बिजली सप्लाई करते हैं। और आप अपने 220 वोल्ट की बिजली की मोहब्बत में 1 मिनट भी खुद को उससे अलग नहीं रख पाते हैं। प्लांट्स में अभी एक जरूरी प्रोसेस और होता है, वो है कि भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदला जाना है। इसके लिए कूलिंग टावर अलग से लगे होते हैं जो पानी और भाप को ठंडा करने में काम आते हैं। आपने ऐसे टावर तो देखे ही होंगे, ये सफेद से गोल ऊंचे टावर जिसे देखकर लोग बिजली प्लांट्स का अंदाजा लगाते हैं। असल में वो उस कहानी के क्लाइमैक्स के बाद की कहानी है
जिसे पोस्ट क्रेडिट कहते हैं। दोस्तों, कोई काम अपने आप में इतना आसान नहीं होता, और अगर बात उन सुविधाओं की करें जो हमारा जीवन आसान बनाती हैं, तो वो और कठिन ही होती हैं। हमने जो पिक्चर की तरह कहानी आपको सुनाई है, वो सुनने में तो काफी आसान लगती है, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप कभी करीब से देखेंगे तो शायद आप पाएं कि कितना मुश्किल है इस तरह से कोयले से बिजली बनाना। इस प्रोसेस को जानने के बाद आप कोल क्राइसिस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।